Okay. Good afternoon, everyone, and hope you will be fine. आप सभी कुशल होंगे, यह मैं आशा करता हूं। आज मैं आपको नॉलेज आज जो आपका है उसको इनहेंस करना चाहता हूं। जो बच्चे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अनुच्छेद लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके लिए खास करके एक छोटा सा ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के बारे में बताऊंगा। In that respect, we have to go through what is global warming, what's its effect, इसका दुष्परिणाम क्या होता है। तो याद रखें कि वैश्विक तापन क्या है, इसका दुष्परिणाम क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें, इसकी परिभाषा क्या होगी और कौन इसके लिए उत्तरदायी है और कैसे इसको रिजॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लिसन केयरफुली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जिस तरह से हमारे मनुष्य के शरीर का, सभी जानवरों के शरीर का एक तापमान होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान, ठीक है, क्या है? तो एट प्रेजेंट जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही कोई 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे 97 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है, पर जनरल यही है। अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग टेम्परेचर स्लाइटली डिफरेंट है, बट लेट इट गो। उसी तरीके से पृथ्वी का भी एक तापमान होता है, इट इज कॉल्ड द एवरेज टेम्परेचर। 2018 में पृथ्वी का औसत तापमान यही कोई 14 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस देखा गया है। 14 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान में रखना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज जो आए दिन आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं कि कनाडा और यूएसए और मैक्सिको गर्मी से बेहाल है। वहां का जो नॉर्मल टेम्परेचर 32, 33, 35 रहता था, वह टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करके 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच रहा है। कनाडा में, यूएसए में सैकड़ों लोग मर चुके हैं अधिक गर्मी से, जिसको हम लोग जनरली हीट वेव कहते हैं। हीट वेव भारत के संदर्भ में अगर पारा यानी मरकरी 40 डिग्री सेल्सियस से प्लस जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। यही चीज यूरोपियन कंट्रीज में 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक जाने पर हीट वेव कहते हैं। तो हीट वेव आया हुआ है इन देशों में। भारत में हर साल आता है, 1 महीने के लिए बहुत हीट वेव रहता है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग है क्या चीज? व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन? रिमेंबर, मेरे कहने का मतलब यह है, पृथ्वी का औसत तापमान हर दिन यानी हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। यह बढ़ते हुए तापमान का कारण क्या है? कुछ नेचुरल फेनोमेना है और कुछ मैन मेड। नेचुरल फेनोमेना में क्या होता है? जो ज्वालामुखी फूटता है, वॉल्केनिक इरप्शंस, ये जंगलों में जो नेचुरली आग लग जाती है, इन सब से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, CO2 गैसेस निकलती है, वह ग्लोबल वार्मिंग तापन को बढ़ा देती है। क्योंकि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की जो ये गुण है, ये CO2 में सबसे ज्यादा है। तो CO2 जो है क्या है? टेम्परेचर को, ताप को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। इससे टेम्परेचर बढ़ता है। तो याद रखना है। अब आइए, जो कंज्यूमरिज्म जो हम देखते हैं, उपभोक्तावाद जिस तरह से बढ़ गया है, ठीक है, उसके भी कारण अत्यधिक उत्पादन, एडिशनल वर्थलेस प्रोडक्शन हर चीज का है। अब इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है, जो परिवहन है,
जो यातायात है, इन सब का भी एक बड़ा कारण है जो एडिशनल प्रोडक्शन है, एक्सट्रीम प्रोडक्शन है, अति उपभोक्तावाद। तीसरा देखें, जो नेचुरल देखा आपने, अति उपभोक्तावाद देखा, जो हम फॉसिल्स फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैस हो, पेट्रोलियम हो, कोल हो, इन सब से भी, और खुद जंगल में आग लगा देते हैं, आग लग जाती है, वॉल्केनिक इरप्शंस, मोटर वाहन, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हमने शुरुआत की थी 1760 एडी में इंग्लैंड से, जो क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है, यानी औद्योगिकरण जो 1760 से शुरू हुई, ये जो फैक्ट्रियां धुआं उगलने लगी, इनसे जो गर्मी बढ़ी, वैश्विक तापन, तब से हम काउंट करते हैं, आज एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब जान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक होने से अवशोषण बढ़ जाता है तापन का, जिसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। इस इफेक्ट को हम समझ सकते हैं हरित गृह प्रभाव से, यानी आपको मालूम है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठंडे प्रदेशों में, आर्कटिक सर्कल में, सब आर्कटिक सर्कल में खेती बाड़ी के लिए टेम्परेचर नहीं है, लेस देन 20 डिग्री टेम्परेचर है, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए टेम्परेचर जनरली 15-16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो वहां क्या करते हैं, एक प्लास्टिक कवर का गुंबदनुमा जो है बड़ा सा एरिया कवर कर देते हैं, और जो टेम्परेचर सन रेज क्रॉस करती है उसे, वो इनसाइड हीट डेवलप करती है, आ तो जाती है पर हीट निकल नहीं पाती। तो इनसाइड ऑफ दिस डोम लाइक हाउस, ए बिग हाउस, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक गैस चेंबर, हीट चेंबर में बदल जाता है, और इतने हीट वहां पर डेवलप कर देते हैं कि खेती हो सके, फसलें उगाई जा सके। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस। और इसी तरह का इफेक्ट जब हमारे धरती पर है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से आप समझ गए क्या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से समझ सकते हैं। आज की तारीख में ये क्लाइमेक्स पे है। रीजन बिहाइंड ऑफ इट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब अगला सवाल है कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका दुष्परिणाम, परिणाम, प्रभाव क्या है। तो ध्यान दें, ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा प्रभाव जो देखा जा रहा है और भविष्य में और बड़ा हो सकता है अगर हम इस पर कुछ कर नहीं पाए तो, पहला, अधिक तापमान बढ़ने से जो हमारा जल चक्र है वो प्रभावित होगा, वाटर साइकिल। और जो पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में है जल, वो गैसियस फॉर्म में इवोपरेट हो जाएगी, वाष्पीकृत हो जाएगी, सब्लिमिट कर जाएगी, आप ऐसे कह सकते हैं। तो इवोपरेट हो जाएगी, नतीजा पृथ्वी पर जल खत्म हो जाएगा। तापन बढ़ने से हमारे आपके शरीर का जल भी खींच लेता है ये हीट, हम लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं। फसल चक्र में नुकसान होगा, उपज घट जाएगी। अब आइए, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है, फास्टेन हो गया है, आई वुड लाइक टू बी से हिमखंड, खास करके जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, आर्कटिक और अंटार्कटिका। और एक तीसरा जो थर्ड पोल पृथ्वी का कहलाता है, हिमालयन ग्लेशियर को थर्ड पोल ऑफ अर्थ कहते हैं। ये तीनों पूरे विश्व के मौसम को, क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। थर्ड पोल पे दनादन फास्टली जो ग्लेशियर है मेल्ट कर रहा है। ये सब आपको भी मालूम है, नीरी नाम की संस्था ने और वर्ल्ड फेमस संस्था ने इसको जो है रिसर्च करके कहा है। पचौरी साहब ने इसका रिसर्च किया था। तो याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से जब आइसबर्ग मेल्ट होगा, आपको भी मालूम है दोनों ध्रुवों पर ये जो सॉलिड वाटर है, जो प्योर वाटर है, जो आप कह सकते हैं स्वीट वाटर है, जो पहाड़ के रूप में 2-2.5 किलोमीटर तक खड़ा है, अगर वो पिघलना शुरू हुआ तो इतना सारा हिमालय अगर पिघल जाए तो सोचिए वो कहां तक जाएगा। हिमालय को एक बर्फ का चोटी मान ली तो कहां तक। ऐसे आर्कटिक और अंटार्कटिका के बर्फ की ये चोटियां, पहाड़ जब पिघलने शुरू हो रहे हैं, तो जब पिघलेगा तो ये पानी कहां जाएगा। ऑब्वियसली ये पानी सी लेवल, समंदर, ओशियन के लेवल को बढ़ाएगा, उसके जलस्तर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि पहाड़
में प्रॉब्लम शुरू होगी, बाढ़ आएगी और नदी के किनारे रहने वालों को तकलीफ होगी। फिर समंदर में जलस्तर बढ़ने से जो सी लेवल के आसपास के आइलैंड्स हैं, प्लेस हैं, जैसे किरिबिती, फिजी है, समोआ है, ठीक है, सैंडविच आइलैंड है एंड नंबर्स ऑफ आइलैंड्स हैं, ये मालदीव है, हमारा लक्षद्वीप है, ये सब समय के साथ डूब जाएंगे और जिन जगहों पर आबादी रहती है वो वहां से निकलने लगेंगे या समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, सी वेव सुनामी बढ़ते चले जाएंगे। रिमेंबर, किरिबिती में जो वहां की आबादी है, उस आबादी से लगभग 4000 से ज्यादा लोग किरिबिती आइलैंड को छोड़कर फिजी आइलैंड पर बसने आ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का न सिर्फ ट्रैफिक प्रॉब्लम, अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम भी देख रहे हैं इससे जोड़ करके। अब आइए इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये छोटे छोटे सी लेवल के बराबर के जो आइलैंड्स कंट्री हैं, उसने जो है इसके अवेयरनेस को लेकर के एक काम किया। नेपाल ने अवेयरनेस को दिखाया कि अगर ग्लेशियर यूं ही पिघलते रहे तो सी लेवल जो बढ़ेगा तो नेपाल तक भी डूब जाएगा। वो एक अवेयरनेस के तौर पर, तो उसने आज से करीब 7-8 साल पहले नेपाल में जो एवरेस्ट माउंटेन पीक है उसका जो एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है काला पत्थर नाम के जगह पे, वहां पर उसने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की ताकि लोग अवेयर हो जाएं कि ग्लोबल वार्मिंग कोई नहीं बचेगा, हमें और ऊपर रहना पड़ेगा। और मालदीव जो एक आर्कियोलॉजी है जिसको आप कहते हैं द्वीपीय क्षेत्र, वहां पर वहां के कैबिनेट ने, मोहम्मद नाशीद ने कैबिनेट ने पनडुब्बी सबमरीन में कैबिनेट की बैठक की, मंत्रिमंडल की बैठक की, यह दिखाने के लिए कि अगर हालात यही रहे तो द्वीप जो है मालदीव वो तो डूब जाएगा, तो हमें पनडुब्बी में ही यानी पानी के अंदर ही जीवन यापन करना पड़ेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी तो हम आज से ही हैं। तो अवेयरनेस को दिखाता है, तो ये याद रखना है। अब सवाल है कि इसको हम रोके कैसे? तो इसके रोकने के लिए हमने सदैव तत्परता तो दिखाई, लेकिन इसको वर्क फोर्स में तब्दील नहीं किया, कार्यशील नहीं बनाया, प्रोसेस को इंप्लीमेंट जल्दी नहीं करते, क्योंकि हमारे और उनके बीच विभेद है। रिमेंबर, आज भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर 1 पे चलता जा रहा है। आज की तारीख में देखें तो हम क्योटो प्रोटोकॉल, इसी से जुड़े हैं, तापन से, वैश्विक तापन से। ठीक है, ओजोन लेयर के लिए भी हम देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अलावे जो है हम मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को भी ध्यान में लें, एजेंडा 21, एजेंडा 20, एजेंडा 19, ये जो हर साल हम करते हैं कोप, ये सब इसी से रिलेट करते हैं। तो ध्यान में रखने की चीज है कि ग्लोबल वार्मिंग से फसल चक्र भी खराब होगी, हमारा जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा, मंगल ग्रह की तरह यहां से पानी उड़ जाएंगे और इस तरह से हम और आप इस धरती पर फिर दिखेंगे नहीं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है, इससे निजात पाना जरूरी है। आज देखिए अमेरिका, कनाडा जैसा विकसित संपन्न देश भी परेशान है और लोग नंगे धरंगे अधनंग रूप से वहां तालाब में पड़े हुए जैसे भैंस, हिप्पोपोटामस, पिग पड़े रहते हैं। गर्मी के दिनों में तो देखते हैं कुत्ते वगैरह सब भी जो है पानी की तलाश में रहते हैं, हम लोग भी छाया में बैठते हैं, तालाब में बैठते हैं, स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं। क्यों होता है ना, बाथरूम में ही नहाते रहते हैं, टब में बच्चे पड़े रहते हैं। These are the phenomena. तो याद रखना है, ग्लोबल वार्मिंग इज नॉट ए इजी थिंग्स, इट इज वेरी डिजास्टर्स। आज की तारीख में ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन बहुत ही डेंजरस डिजास्टर्स है जिससे कोई बचेगा नहीं, और इससे समूल पृथ्वी पर मानव का विनाश ही नहीं, संपूर्ण हरियाली प्राणी जगत का विनाश हो जाएगा। मंगल ग्रह बनने से अच्छा है कि जितनी जल्दी हो हम इस ग्लोबल वार्मिंग पर सचेत हों, अवेयर हों और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर हम इससे जुड़ी चीजों के संदर्भ में काम करें, फॉसिल फ्यूल्स खत्म करें। हम इसकी जगह पर कोयला, डीजल, गैस, फॉसिल फ्यूल्स को खत्म करें और जो एग्रीकल्चर के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी लोग जलाते हैं, डंग, उपले जलाते हैं लोग, गोईठा जिसे गोबर कहते हैं, इन सब को खत्म करके इसकी जगह पर सन रेज, सन हीट, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ठीक है, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, लाइक वाटर रिसोर्स का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। आज ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने से
क्या तबाही का मंजर है समझ रहे हैं। ब्राजील के अमेज़न के जंगल में, जिसे हम धरती का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ, उसकी तबाही, और साइबेरिया में पिछले साल की तबाही याद हो। देहरादून के जंगलों में, उत्तराखंड में तो हमेशा आग लग जाती है, और ऐसी आज कनाडा में आग लगी थी, और अमेरिका में जो चल रहा है दावानल फायरवुड, वो देखने लायक है, कराहने लायक है, बहुत बड़ी त्रासदी है। तो अक्सर जंगलों में यह आग लगना, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं, ग्लोबल वार्मिंग में सहयोग भी देता है। तो ये ध्यान में रखना कि ग्लोबल वार्मिंग एक ज्वलंत मुद्दा है। इसे अगर जल्दी हल नहीं किया गया तो हमारा और आपका आने वाली पीढ़ियों के संकल्पनाओं को ही हम तिलांजलि दे देंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम इस बात को यहां समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।